नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव हाल ही में दिल्ली पहुंचे, जहां सीएम ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वहीं सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट साझा की है। बता दें कि सीएम मोहन यादव लिखते हैं कि नई दिल्ली में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी से आत्मीय भेंट की और इस अवसर पर मध्य प्रदेश में होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2025 सहित विभिन्न सामुदायिक मुद्दों पर उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है। तो जिस तरीके से सीएम मोहन यादव का दिल्ली दौरा था, उसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने मुलाकात की, जिसको लेकर विभिन्न सामुदायिक मुद्दों पर उन्होंने बातचीत की है। और साथ ही साथ उन्होंने कल लिखा है अपने ट्विटर हैंडल यानी कि एक्स पर कि ये जो भेंट हुई है बहुत ही शिष्टाचार मुलाकात हुई है। और जिस तरीके से होने जा रहे इन्वेस्टर्स समिट को लेकर यानी कि इन्वेस्टर्स समिट 2025 को लेकर इसमें बातचीत की गई है और किस तरीके से किन मुद्दों को लेकर ये बातचीत हुई है, उन्होंने साफ तौर पर अपने इस ट्विटर हैंडल यानी कि एक्स पर पोस्ट करते हुए साफ तौर पर मोहन यादव ने लिखा है। चलिए यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होते हैं तमाम खबरों के साथ। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। खबर बिलासपुर से है, जहां नगरीय निकाय चुनाव के बाद हर खबर के सीनियर संवाददाता ने जब भाजपा महापौर प्रत्याशी पूजा विधानी से बात की तो उन्होंने बताया कि शहरी शिक्षित महिलाओं का रुझान वोटिंग के प्रति जागरूक नहीं रहा, जैसा मतदान पूर्व में महिलाओं ने किया था। और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कौन सा वो कारण आपको लगता है कि महिलाएं इस बार उस तादाद में वोट नहीं दी जितना वो विधानसभा में निकल के आई थी घरों से? देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में मैं जितना देखी हूँ, मेरा 70 वार्ड में जाने का प्रयास किया लेकिन 70 वार्ड में जाना नहीं हुआ था। ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़कर वोट की हैं। बाकी शहर में वोटिंग कम हुआ है पढ़े लिखे के लोगों का। इससे कुछ पर्ची नहीं बढ़ पाया, समय की कमी होने के कारण हमारे जनप्रतिनिधि उनको जो वोटिंग स्लिप है वो नहीं बढ़ पाया है। और परिसीमन के बाद कुछ लोगों का इधर उधर होने के कारण भी पर्ची मिल पहुंचता है तो उनको ये इंटरेस्ट रहता है कि हमारे घर में पर्ची आए तो हमको वोट देने जाना है। ये भी एक कारण हो सकता है। बाकी मतलब महिलाएं तो वोट अच्छे से की हैं। लेकिन प्रत्याशी जब प्रत्यक्ष संपर्क करता है उसका असर नहीं पड़ता मतदाताओं पे कि प्रत्याशी खुद आया है, अपील कर रहा है, उसका कोई असर नहीं होता मतदाताओं पे? नहीं, बिल्कुल असर होता है। प्रत्याशी जहां तक पहुंचा, हमने भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि पार्षद हो चाहे मैं स्वयं भारतीय जनता पार्टी, तो हमने तो जनता के बीच में जाने का प्रयास किया है। हर पूरे वार्ड तो में तो जाने अब संभव नहीं होता है, लेकिन पूरे 70 के 70 जो अच्छे पॉश कॉलोनी रह गए, जो पढ़े लिखे लोग, उनकी रुचि में उत्साह नहीं आ पाता है। देखिए, हर चुनाव में पढ़े लिखे लोगों और पॉश एरिया से ही वोटिंग कम होता है, चाहे वो विधानसभा लोकसभा हो, ये मतलब नगर चुनाव में भी है। ग्रामीण क्षेत्र से तो अच्छी खासी वोट पड़ी है। आपको क्या लगता है कैसे क्या किया जाना चाहिए ताकि लोग इसको अपना दायित्व समझे? और ये सब देखिए, ये हमने बार बार जब जनता से भी मिल रहे थे, जब छोटे बैठक ले रहे थे, जनता को यही मतलब बताने का प्रयास कर रहे थे कि वोट दीजिए आप। वो तो अपना विवेक से, वो अपना इच्छा से जिसको भी पार्टी को दीजिए,
वोट देने जरूर जाइए, हम यही मतलब अपील कर रहे थे आखिरी तक जो है। लेकिन अब जनता इस चीज को उनकी मतलब इच्छा है, कैसा मतलब सोचती है सरकार के लिए, तो वो हम नहीं बता सकते, लेकिन वोट देना चाहिए हर किसी को निकल के जो है। सारी योजनाएं जिनके लिए बनाई गई। हाँ जी जी, योजनाओं का लाभ लेने के लिए ग्रामीण क्षेत्र से तो मतलब वोट पूरा होता है, लेकिन शहर के लोगों को ही इतना इंटरेस्ट नहीं होता है वोट देने का। तो हमने अपील भी किया था, लेकिन पूरा छत्तीसगढ़ में ऐसा हुआ है कि बहुत अच्छा मतलब वोटिंग का प्रतिशत है, जैसा सोचे थे वैसा नहीं हुआ है। नीति यह है कि जो पैसा है जो लगभग स्मार्ट सिटी में जाता है, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट बड़े थे, जबकि निगम को छोटे छोटे काम के लिए पैसा चाहिए है। नहीं, बिल्कुल देखिए, निगम का जो अलग से फंड आता है वो केंद्र से भी आता है, राज्य से भी आता है। तो उससे जो है हम पूरा निगम क्षेत्र को जो है मैनेज करेंगे। और जैसे हमारे यहाँ पे जो है 5 दिग्गज हमारे विधायक भी हैं, माननीय अमर अग्रवाल जी हैं, धर्मलाल कौशिक जी है, माननीय धर्मजीत सिंह जी है, सुशांत भाई है, और नगरीय प्रशासन मंत्री हमारे माननीय अरुण साव जी भी है जो डिप्टी सीएम भी है। तो फंड की कहीं कमी होगी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। पिछले जो महापौर थे उनको तो बेचारे अनाथ टाइप कर दिए थे, इन लोगों की गुटबाजी के कारण जो है वो विकास को गति नहीं दे पाए हैं, थम सा गया था विकास। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा। देखिए, अभी अमृत मिशन जो है केंद्र की योजना जो है, हम अगर नगर निगम में बैठते हैं तो हमारी प्राथमिकता यही रहेगी, आने वाला गर्मी भी है तो अमृत मिशन जो है हर घर में पहुंचे, नल द्वारा जो है स्वच्छ पानी उनको पहुंचे हर घर में, इसका पूरा प्रयास रहेगा। और प्राथमिक तौर पे जो है पुराना पाइपलाइन जो है, जो लोहे की पाइप लगी है, उसको जांच करवा के जो है हम उसको हटा के जो है प्लास्टिक के पाइप लगाने का काम करेंगे। तो अभी मतलब आप जब 70 वार्डों में संपर्क कर रही थी तो सबसे जो मेन समस्या सामने आई थी पानी की समस्या है। पानी का समस्या को ही हम प्राथमिक तौर पे जो उसको दूर करना चाहेंगे, हर घर में अमृत मिशन पहुंचाने का पूरा प्रयास रहेगा हमारा। पानी के बाद जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वह स्वच्छता नाली जी। अच्छा, उसको भी हम जो है कई अभी क्षेत्रों में मेरा जाना हुआ तो जो सफाई वाली गाड़ी है तो हफ्ते में 2 दिन पहुंचती है, कभी 1 दिन पहुंचती है, तो लेकिन एक गलत बात है। सफाई तो कचरा उठाने वाली गाड़ी तो रोज जाना चाहिए, तो उसको भी दुरुस्त करेंगे। हम प्लानिंग के साथ काम करेंगे, पूरा अधिकारी लोगों के साथ, हमारे जितने वरिष्ठ जन के साथ बैठ के जो है प्लानिंग के साथ इस बिलासपुर शहर का विकास और स्वच्छता को जो आगे बढ़ाएंगे। देखिए, जब जनसंपर्क कर रहे थे कोई अच्छा वाक्य हुआ तो बताओ। देखिए, पूरा 70 वार्डों में मैंने गया है, जनता बहुत उत्साहित थी, माहौल बहुत अच्छा था, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था। लोग ये चाह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी आए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है, तो नगर में ट्रिपल इंजन की सरकार बनती है तो विकास का मतलब जो गति है वो मतलब अच्छे से चलेगा, ये लोगों का सोचना था। बस ये बहुत अच्छा तजुर्बा था। जहां भी हम डिबेट करने जा रहे थे, चाहे किसी गार्डन में जनता से रूबरू होने जा रहे थे, स्वयं आके हमारे पास वो जो अपना समस्या बता रहे थे, तो इससे प्रतीत हो रहा था कि पिछले 5 साल किस तरीके से उन्होंने जूझ रहे थे छोटी छोटी समस्या के लिए, रोड नाली सफाई के लिए, बिजली के लिए, तो वो बुनियादी सुविधा के लिए तो हमारे पास शिकायत लेके आ रहे थे। तो इससे प्रतीत हो रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल है और भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को वो बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं आगे। देखिए, वोटिंग कुछ कम हुआ है, बहुत कम नहीं। देखिए, वैसे बिलासपुर शहर में जो है 55-60 तक ही वोटिंग जाता है विधानसभा लोकसभा में, तो ठीक है, हो सकता है गर्मी की वजह से हो, कुछ कारण भी हो, पर्ची हमारे जनप्रतिनिधि पूरा पहुंचा नहीं पाए होंगे, वो ये भी हो एक कारण हो सकता है। तो इससे वोटिंग का परसेंटेज कम होने से विपक्ष को नुकसान हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है। कांग्रेस के लोग वोटिंग करने नहीं निकले होंगे। भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से कुल मिला के जो है सरकार बना रही है। आप आश्वस्त हैं? बिल्कुल, कि आप तो आई रही हैं, और कितने पार्षद आ सकते हैं? 50 से 55 पार्षद हमारे जीत के आएंगे। लगभग पूरे 70 में की स्थिति लगी कि हम 50 से 55 में आ सकते हैं। लोग मतलब भारतीय जनता पार्टी की नीति रीति से प्रभावित हो सकते हैं। चलिए, अच्छा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। हुंदरबाल को कैंसर हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर श्रीवास्तव ने
बिलासपुर में एक दिन के लिए बच्चों में होने वाले कैंसर का परीक्षण पहचान की और साथ ही डॉक्टर श्रीवास्तव ने बताया कि वे पूरे साल भर विभिन्न जिलों में जागरूकता परामर्श और निदान कैंप आयोजित कर प्राप्त परिणामों पर रिसर्च कर बेहतर उपाय और उपचार देती हैं। बच्चों में कैंसर होने के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन मुख्यतः तो ये कारण है कि हमें भी नहीं पता बच्चों में कैंसर क्यों हो रहा है। कई बार हम ये समझते हैं कि बच्चों में जो कैंसर है वो जेनेटिक होता है। कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस ऐसे होते हैं जो शायद गर्भ से ही होते हैं और आगे चल के एनवायरनमेंट की वजह से या प्रदूषण हो गया, प्लास्टिक है, पेस्टिसाइड्स है, इन सब की वजह से उनमें कुछ परिवर्तन होता है और फिर वो कैंसर का रूप ले सकता है। तो एक तरह से कहना चाहिए कि बच्चों में कहीं ना कहीं कुछ इनहेरेंट कारण होता है कि वो कैंसर के लिए प्रीडिस्पोज्ड होते हैं और आगे फिर इस तरह का अगर कुछ म्यूटेशन हो जाए या जो एनवायरनमेंट होता है उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो हो सकता है कि बच्चों में ये कैंसर का रूप ले ले आगे। पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होता है जब उनको ये बताया जाता है कि बच्चों में ये है? बिल्कुल, वो एक बहुत ही डेवास्टेटिंग सिचुएशन होता है क्योंकि हर माँ बाप के लिए उनका बच्चा स्वस्थ रहे वही उनकी सबसे बड़ी कामना होती है और कैंसर जैसा शब्द अगर वो अपने बच्चे के लिए सुनते हैं तो उनकी तो पूरी दुनिया हिल जाती है। ऐसे में उनको संभालना, उनको साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना, उनको ये चीज बताना कि इस कैंसर का इलाज भी है, ये चीज उनको कन्वे करना हमारे बच्चों के कैंसर का इलाज है और अगर आप सही समय पे सही तरीके से इलाज शुरू करते हैं तो डेफिनेटली हमें 80 to 90% चांसेस है कि उनमें कैंसर पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। सो बालको कैंसर हॉस्पिटल एक अलग ही तरह का कैंसर हॉस्पिटल है जो कि ऑलमोस्ट हर कैंसर के साथ डील कर रहा है। हमारे कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो हम मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है जिसमें कि हम सर से लेकर पांव तक यानी हेड एंड नेक कैंसर्स, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर, लिवर कैंसर, हर तरह के कैंसर का इलाज कर रहे हैं। हमारे पास सर्जिकल ऑन्कोलॉजी की सुविधा उपलब्ध है, यानी मेजर ऑपरेशंस, जटिल से जटिल प्रॉब्लम्स का भी निवारण हो रहा है। रेडिएशन थेरेपी भी है और अब हम बहुत अपने नए प्रोजेक्ट्स भी लेके आ रहे हैं, मॉलिक्यूलर थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, जिससे कि हम और अच्छे तरीके से कैंसर का इलाज कर सकें। इसके अलावा हमारा स्पेशल पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी का यूनिट है जिसमें हम बच्चों के कैंसर्स का अलग तरीके से पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजिस्ट द्वारा इलाज कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक अलग से हमको एक अच्छा एडवांटेज देता है क्योंकि कई बार पीडियाट्रिक कैंसर्स यानी बच्चों के कैंसर की बायोलॉजी अलग होती है और उनको समझने के लिए कुछ अलग टाइप के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की जरूरत पड़ती है। हम कवर करने की कोशिश करें ताकि हम लोगों को अवेयर कर पाए कि किस तरह से वो शुरुआती लक्षणों को ही पहचान के अपने आप को एटलीस्ट पहले से ही ट्रीटमेंट के लिए स्टार्ट करवा सके। सो एक्चुअली नॉट जस्ट छत्तीसगढ़, ओवरऑल पूरे विश्व में ही सबसे मेजर कैंसर जो बच्चों में देखा जाता है वो ब्लड कैंसर होता है। ब्लड कैंसर यानी जिसे हम ल्यूकीमिया भी कहते हैं हमारी भाषा में, ल्यूकीमिया, लिम्फोमा, वो ऑलमोस्ट 80% ऑफ द कैंसर्स बच्चों में कवर करता है। इसके अलावा जो कैंसर्स हम देख सकते हैं वो है ब्रेन ट्यूमर्स और बाकी एब्डोमेन यानी कि पेट में या फिर कोई और बोन्स वगैरह में कैंसर्स हम देख सकते हैं, लेकिन वो 20% मात्रा में कवर होता है। अब ये 80% जो ब्लड कैंसर्स हैं, मैंने जैसा कि आपको बताया कि वो जेनेटिक कारण की वजह से हो सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया ये सब कैंसर के साथ एसोसिएटेड होते हैं। हार्डली 10% ऐसे कुछ केसेस में हमने देखा है कि ये थैलेसीमिया या सिकल सेल एनीमिया में भी कैंसर होने के चांसेस हो सकते हैं, बट सिकल सेल या थैलेसीमिया उसका एक कारण नहीं है। एसोसिएशन देख सकते हैं। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी जो रिप्रोडक्टिव एज है, मैराइटल एज है, वो सब अभी एडवांस हुआ है क्योंकि आज की जो लड़कियां हैं वो और महत्वाकांक्षी हैं, वो बहुत कुछ अपने जीवन में करना चाहती हैं, तो इसीलिए उनकी शादी से लेके बच्चे होने की एज वो सब कुछ एडवांस हुई है। अब ऐसे केस में एक जो प्रभाव हमारी इस पे पड़ता है, प्रॉब्लम जो हमारे लाइफ में आता है वो ये है कि जीवन शैली भी हमारी चेंज हुई है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, हमारी चॉइसेस चेंज हुई है, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, सब कुछ अब थोड़ा सा वेस्टर्नाइज्ड हो रहा है, सब कुछ एक अलग तरीके का टाइम शेड्यूल पे चल रहा है। तो ऐसे केस में दिक्कतें तो आती हैं। मदर्स, जो वुड बी मदर्स हैं, उनको तो दिक्कतें रहेंगी ही क्योंकि आपका एनवायरमेंटल एक्सपोजर, आपका लाइफस्टाइल बहुत कुछ डिफाइन करता है कि आगे चल के आपको कैंसर्स होने के चांसेस हो सकते हैं कि नहीं। टाइम पे ना खाना सही, जैसे जैसे एज एडवांस होती है, किसी भी औरत की माँ बनने की उम्र जैसे जैसे एडवांस होती है, तो ऐसा कह सकते हैं कि बच्चों में भी कुछ प्रॉब्लम्स होने के चांसेस होते हैं।
और यस, हायर मैटरनल एज की वजह से कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं बच्चों में, वो उनको कैंसर्स के लिए थोड़ा बहुत प्रीडिस्पोज कर सकता है। अवेयरनेस के लिए तो हम सबसे ज्यादा फोकस करते हैं कि मास मीडिया के थ्रू हम लोगों को बता पाएं, क्योंकि रेडियो, टीवी, ये सब ऐसे चीजें हैं जो कि सबके रीच में है। आजकल गांव में भी एटलीस्ट रेडियो होता है जो कि लोग सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। तो हम इसके थ्रू, न्यूज़पेपर्स के थ्रू ये सब अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ हम बहुत सारे कैंप्स और कैंपिंग्स कर रहे हैं, इवन इंटीरियर्स में भी, ताकि कहीं पे मतलब इवन जो आसपास के गांव हैं वहां से भी लोग आ सके और इसका लाभ ले सके, इन फ्री कैंप्स का, फ्री हेल्थ चेकअप्स का। इसके अलावा हम लोग सोशल मीडिया में भी बहुत सारी चीजें इस तरह से अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम हैंडआउट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लायर्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कि कुछ इंपॉर्टेंट लक्षण जो है उन्हें लिस्ट डाउन किया जा सके, ताकि अगर आपको ऐसा लगे कि इनमें से कोई एक प्रॉब्लम आपको है तो आप जल्द से जल्द संपर्क कर सके। उनको अवेयर करना भी बहुत जरूरी है, ताकि अगर पेरेंट्स को, जिनको नहीं समझ में आ रहा है, एटलीस्ट जो पढ़े लिखे लोग हैं जो भी उस गांव में अपनी सुविधाएं दे रहे हैं, उनको भी समझ में आए कि ये बच्चे में कुछ तकलीफ लग रही है और इसको आगे लेके चलना चाहिए। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, क्योंकि हम डेफिनेटली चाहते हैं कि हमारे जो प्राइमरी हेल्थ गिवर्स हैं, और प्राइमरी हेल्थ गिवर्स से मेरा कहने का मतलब है ये जितने भी हमारे हेल्दी वॉलंटियर्स हैं, या हमारे इवन आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, या इवन जैसे कि मैंने पहले बताया कुछ स्कूल टीचर्स हैं जो कि प्राइमरीली पेशेंट्स को यानी बच्चों को डील करते हैं, उनको अवेयर होने की बहुत जरूरत है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू जो हम डील करना चाहते हैं वो है मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन में आप जितनी भी उस उम्र की लड़कियां हैं उनको थोड़ा एजुकेट करने की कोशिश करें, सेक्स एजुकेशन देने की कोशिश करें, क्योंकि ऑफ कोर्स ये सब चीजों में लोगों को बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। दे कैन फॉल इनटू मैल प्रैक्टिसेस। तो बहुत जरूरत है कि उनको टारगेट करके अवेयर किया जाए, और इन सारे वॉलंटियर्स को, इन सोसाइटीज को हम और ज्यादा स्ट्रेंथन करें। और उसके लिए जितना भी हो सकता है, ऑफ कोर्स हम सारे मेडिकल सोशल वर्कर्स यही चाहते हैं कि जितना हो सके उनको भी हम कैंप्स के थ्रू एंगेज कर सकें। ये बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, और इस लेवल पे वो कर रहे हैं कि इस लेवल को वो और एक्सपैंड करना चाहते हैं, और भी ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। और हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उनको जितना से जितना हो सके पूरा समर्थन दें। मेरा तो यही है कि मैं जितना अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव केयर दे सकूं हमारे थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया पेशेंट्स को, वो मेरी पहली प्रायोरिटी है। बिकॉज हम सिर्फ इस बात पे नहीं संतुष्ट हो सकते कि बच्चों को बस ब्लड ट्रांसफ्यूजन मिल जाए और वही उनका इलाज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत सारी और चीजें हैं जिनके ऊपर हमें ध्यान देना है, जिनके बारे में हमें इन पेशेंट्स को बताना है, ताकि उनकी एक बहुत ही स्वस्थ जिंदगी आगे बढ़ सके। सिर्फ ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं, पूरा कॉम्प्रिहेंसिव केयर उनको देना है। मैं डॉक्टर सृष्टि श्रीवास्तव हूं। मैं एक पीडियाट्रिक हेमाट ऑन्कोलॉजिस्ट हूं, यानी कि मैं बच्चों के ब्लड रिलेटेड, रक्त रिलेटेड प्रॉब्लम्स और ब्लड कैंसर्स और बाकी के सॉलिड ऑर्गन के कैंसर्स के साथ डील करती हूं। इसके अलावा अगर कुछ इम्यूनिटी में रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो उनके साथ भी हम डील करते हैं। बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा भी हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है, तो उससे रिलेटेड भी हमारा काम चलता है, हमारा स्पेशलाइजेशन उसमें भी है। तो मेरा स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट थैलेसीमिया, अनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमियाज, ब्लड कैंसर्स एंड सॉलिड ऑर्गन कैंसर्स का है, अलॉन्ग विद बोन मैरो ट्रांसप्लांट। सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में होटल सेवा उद्योग के विकास के लिए किए गए प्रावधान पर सरदार असित पाल सिंह और एम्परर पैराडाइजेस होटल के संचालक से खास बातचीत की गई, और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। तो उद्योग में लाना चाहिए था, अभी सरकार ने नहीं लाया, उसका परिणाम हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जैसे बिजली का दर होटल के लिए बिल्कुल अलग है और सामान्य इंडस्ट्री वालों के लिए उसका दर अलग है, उनको उसका ब्यौरा जारी देना पड़ता है बिजली का। ऐसे कई सारी दिक्कतें हैं जो हमको भुगतनी पड़ रही है। तो होटल हुआ, रिसोर्ट्स हुआ, विलाज हुए, तो सेवा के दायरे में आते हैं, उसको अपन सेवा का सर्विस सेक्टर बोलते हैं जी। ये तो इंडस्ट्री है, ये इसको इंडस्ट्री में नहीं दिया गया। इंडस्ट्री में तो ये भी आना चाहिए ना कि हमने सेवा के लिए इंडस्ट्री में तो आते हैं, इंडस्ट्री में आता तो इसका नहीं अलग क्यों? हम भी तो सेवा ही कर रहे हैं, लोगों की सेवा ही कर रहे हैं, ठीक है। सेवा का तो टैक्स आधा होना चाहिए, लेकिन उन्होंने उसका ब्यौरा कर दिया, बिजली का टैक्स जैसे ब्यौरा है हमारे बिजली का बिल ब्यौरा, ये नहीं होना चाहिए। सरकार को क्या ऐसा करना चाहिए कि जो ये सर्विस सेक्टर है, हॉस्पिटैलिटी का, ये ग्रो भी कर सके और मेन स्ट्रीम में आ सके। उनको इस बारे में बहुत विचार करने की वाली बात है कि
इसमें क्या क्या किया जा सकता है, इसके बारे में मैं नहीं, आप भी तो इसको चला रहे हैं, कई समय से चला रहे हैं, लोग इनसे जुड़ करके सब इसका फायदा उठा सके। ठीक है, आज लोगों के घर में जो जगह नहीं है तो होटलों में सहारा ढूंढते हैं। ठीक है, वो हमारे होटलों में आते हैं, लेकिन होटलों में आने के बाद जब उनको लगता है कि ये 12% टैक्स लगेगा, जीएसटी 12% लगेगी, तो जहां भी ज्यादा 12% जीएसटी की बात आती है तो पीछे मुड़ जाता है, हम ये टैक्स नहीं देंगे। ये स्थिति नहीं होनी चाहिए। सरकार को ऐसे बारे में थोड़ा विचार करना चाहिए कि 12% जो इसमें जीएसटी लगा के उसको कम करना चाहिए। जो हॉस्पिटैलिटी का सर्विस सेक्टर है, संगठित है? हाँ, संगठित है। कभी सरकार के साथ बैठ करके इस विषय में बात की कि सरकार क्या दे सकती है? अगर इसको उद्योग के दर्जे में लाए तो क्या जमीनें सस्ते में दे सकती है कि लाइट के साथ साथ कितना रोजगार आप उत्पन्न करते हैं? इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, इसमें जो हमारी इंडस्ट्री के जो हमारे उद्योग होटल उद्योग वाले हैं उनसे मिलने गए थे माननीय बघेल साहब से। उन्होंने इस बारे में आश्वासन दिया था कि हम आप लोग की बातें तो सुन लिया है, इस बारे में जरूर विचार करेंगे। लेकिन उसके बाद सरकार बदली हो गई, सरकार बदलते साथ सब बातें फिर नई सरकार साथ क्यों नहीं बात हुई आपकी? अभी नई सरकार से बात नहीं हो पाई है, क्योंकि संगठन स्तर पर आप लोग की कोई चर्चा हुई है, कोई मीटिंग हुई है, कोई कोर कमेटी? संगठन स्तर पर तो हर महीने मीटिंग होती है। ठीक है, लेकिन अब विचार इसलिए नहीं होता कि हर 3 महीने जब से हमारी सरकार बनी है हर 3 महीने में चुनाव रखा जाता है। अच्छा, चुनाव के कारण अधिकारी कोई बात सुनने को तैयार नहीं। इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी? पिछले महीने बिलासपुर में, हम तो बिलासपुर में उसमें अंडर में तो उनके साथ जाते हैं, बिलासपुर होटल एसोसिएशन जो है उनके साथ जाते हैं। बाकी उनकी मीटिंग कब होती है, हमारे पदाधिकारी लोग जाते हैं, हम नहीं जाते। नहीं तो स्टेट के तीसरे जिले के एसोसिएशन की कभी बैठक हुई जिसमें ये चर्चा की जाती है? वो जाते होंगे, क्योंकि मैं नया मेंबर बना हूँ तो इसके बारे में पूरी जानकारी कोई ऐसी कोई इंफॉर्मेशन की कोई मैं कभी इस इंडस्ट्री में आए 1 साल तो हुआ है। नहीं, कोई सुविधा ऐसी है आप आपस में कम्युनिकेशन की, आपस में बात कर सके, चीजों को पहचान? हमारे लोग हर महीने मीटिंग होती है, हम लोग मीटिंग में ये बात तो रखी जा रही है कि इस बारे में क्या होगा। होटल का जो व्यवसाय है सर्विस सेक्टर के रूप में सरकार आज तक इसको उद्योग के रूप में मान्यता नहीं दी है, जबकि ये एक रोजगार सृजन करने का बहुत अच्छा जरिया हो सकता है। सरकार को क्या ध्यान देना चाहिए ताकि ये जो होटल का सर्विस सेक्टर है ये बढ़ सके? हमारा बिलासपुर जिला जो है चारों तरफ नेचुरल जंगलों से घिरा हुआ है, चारों तरफ पानी की नदियां बह रही हैं और इसके कारण यहाँ टूरिस्ट के लिए बहुत डिमांड है। आज भी सुबह मेरे होटल में अमरकंटक जाने वाले 30 टूरिस्ट आए थे, अपनी बस लेके आए थे, रात को रुके, सुबह यहाँ से गए, उन्होंने हमारे हॉस्पिटलाइज का उपयोग किया। तो मैं ये सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे होटल इंडस्ट्री को इतनी छूट दी जाए, जीएसटी में, इनकम टैक्स में जो छूट दी जाए, जैसे पहले छूट दी जाती थी वैसे छूट दी जाए, ताकि हम इनकी सेवा कर सकें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आकर के इस एरिया का आनंद ले सकें। और होटल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें कम पढ़े लिखे हुए लोग भी यदि आकर के हमारे साथ जुड़ते हैं, होटल इंडस्ट्री में जुड़ते हैं, तो वो यहाँ की हॉस्पिटलाइज देख करके उनकी सेवाएं करना सीख जाते हैं और उसके बाद उनके रोजगार के बहुत अच्छे अवसर बनते हैं, जिससे उनको अच्छी खासी इनकम होती है, जिससे वो अपना परिवार चला सकते हैं। उधर नगरीय निकाय चुनाव के मतदान के बाद त्रिस्तरीय चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। सभी प्रत्याशी पूरे दमखम से मैदान में उतर गए हैं और लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। बता दें कि बातौली क्षेत्र क्रमांक 3 की बीडीसी प्रत्याशी मंजू हरिगुप्ता ग्राम कुनकुरी कला अपने चुनाव प्रचार के लिए पहुंची और ग्रामीणों से अपने पक्ष में वोट करने की अपील की। रिपोर्ट देखिए। त्रिस्तरीय चुनाव को लेकर अब हलचल तेज हो गई है। जीत हासिल करने के लिए सभी प्रत्याशी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। बातौली क्षेत्र क्रमांक 3 की बीडीसी प्रत्याशी मंजू हरिगुप्ता अपने चुनाव प्रचार के लिए ग्राम कुनकुरी कला पहुंची और लोगों से वोट की अपील की। इस दौरान प्रत्याशी मंजू के पति हरिगुप्ता ने खास बातचीत भी की। इसके साथ ही मंजू हरिगुप्ता ने भी जनता से कई वादे किए। आप खुद सुनिए। नमस्कार, मैं हर खबर से सुरेंद्र कुमार। इस वक्त हम बतौली में जहाँ के ही मंजू हरिगुप्ता जी हैं, जो कि उप सरपंच रह चुकी हैं और इसमें बीडीसी दावेदारी कर रही हैं, और इस बार उनसे बात करना चाहते हैं खास तौर पर कि जनता के लिए उन्होंने क्या सोच के रखा, क्या प्लान है और क्या करेंगी वो, उनके ध्येय में क्या चीज है। मैं श्रीमती मंजू हरिगुप्ता
मैं क्षेत्र क्रमांक 3 से बतौली कुनकुरी कला से बीडीसी प्रत्याशी के रूप में अभी खड़ी हूँ और मैं पूर्व में उप सरपंच थी। अब मैं बीडीसी प्रत्याशी के रूप में हूँ और आमजनों के पास में अभी वोट चुनाव का प्रचार कर रही हूँ। मेरा झोपड़ी छाप है और मैं अपील करती हूँ कि सब झोपड़ी छाप में वोट दें। तो जैसा आपने सुना तो पब्लिक से भी बात करते हैं कि क्या क्या उनकी डिमांड होगी और क्या ये पूरा कर पाती हैं। आप जैसे क्या सोचते हैं कि मतलब जब आप प्रत्याशी आएंगे तो क्या मांग करेंगे आप उनसे? अब क्या मांग करूंगी, गांव का विकास जो होगा वही तो मांग करूंगी। तो कहीं कहीं मांग करब, कहीं कहीं बनवाए कहे वही मन दो बनवाबो का बनवाबो वही घर मन कहा गली मन ला का मन ला पानी मन कर कहीं कहीं तो सुविधा करे दे काज नाली मन का। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।